दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे थे किस तरीके से भाजपा की सरकार जो अटल जी के नेतृत्व में आई, उसने भारतीय खेती में जो उसकी आत्मनिर्भरता के कानून थे उनको किस तरीके से ध्वस्त किया बहुराष्ट्रीय कंपनियों और यहाँ के इजारेदार पूंजी के पक्ष में। आपने देखा कि एक क्षेत्र का सवाल नहीं था। अटल जी ने चीनी मिलों को लाइसेंस मुक्त करने का फैसला किया। हमारा देश जो चीनी के मामले में दुनिया में अग्रणी देश है, उसमें इस उदारीकरण भूमंडलीकरण की नीतियों के तहत बहुराष्ट्रीय निगमों को लिए रास्ता खोलना बहुत खतरनाक खेल था। और इस तरीके से ये जो लाइसेंस मुक्त चीनी मिल बनाए गए, इनको अन्य चीनी मिलों के मुकाबले बहुत बड़ी राहत दे दी गई। दूसरे, जो अब तक जो नियमन कानून थे सरकार की तरफ से बनाए गए थे, रेट का सवाल हो, गन्ना क्षेत्र का सवाल हो, गन्ने के भुगतान का सवाल हो, दूसरे कुछ राहत के कार्य करने का सवाल हो किसानों के लिए, इन सारे क्षेत्रों में चीनी मिलों को छूट दे दी गई। और यही नहीं किया गया, ये इसलिए भी किया गया कि पहले से सरकार के जो कुछ कानून थे जनता की भलाई के लिए, उनसे भी इन चीनी मिलों को मुक्ति देने का काम किया। उदाहरण के लिए, जैसे लेवी चीनी वसूली की जाती थी इन चीनी मिलों से, यानी सरकार चीनी उत्पादन पर चीनी मिलों से लेवी चीनी वसूल करती थी और उसको सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए आम उपभोक्ताओं को सस्ते में उपलब्ध कराया जाता था। ये जो अटल सरकार से पहले जो रेट था, इसका जो दर थी, वो दर थी, अगर 100 क्विंटल चीनी पैदा की है चीनी मिल ने, तो उसमें से चीनी मिल 65% चीनी यानी 65 क्विंटल चीनी लेवी के लिए देगा और 35% चीनी को खुले बाजार में बेच सकेगा। ये प्रावधान था। अटल जी ने इसको घटाया और जाते जाते मात्र 10% लेवी चीनी का रास्ता छोड़ा, किस्तों में घटाया। 10% चीनी सिर्फ उनके ऊपर छोड़ी गई, वो भी बीपीएल कार्ड धारकों के लिए सिर्फ उपलब्ध होगी चीनी राशन के जरिए। आम आदमी, गरीब आदमी, दूसरे जो गरीब हिस्से जो चीनी राशन से सस्ते में लेते थे, उन सब के मुंह से चीनी को छीन लिया गया और इन चीनी सीटों को भारी रियायत दी गई। आखिर अटल जी की सरकार ऐसा काम क्यों कर रही थी? ये जब गहराई से किसान और मजदूर सोचेंगे, इधर किसान सोचेगा, अगर उपभोक्ता सोचेगा, गरीब उपभोक्ता, तो पता चल जाएगा कि अटल जी या भाजपा के लोग खाली नारा देकर हिंदुत्व के नाम पर लोगों को जो संगठित करते हैं, वो खाली हिंदू नहीं है, वो दूसरे तरीके से कंपनियों के पक्ष में कैसे कानून बना रहे हैं। उसी तरीके से हमारे देश के डेयरी उद्योग को तबाह किया गया। दुग्ध उत्पादकों को, जो बाहर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं पूरी दुनिया में अपने दूध उत्पाद भेजने के लिए, और ख़ास तौर से यूरोप के देशों में और अमेरिका, ये पूरी दुनिया में दूध उत्पादन जो है, इनके ढेर के ढेर इकट्ठे हो रहे थे, उन्हें खपा नहीं पा रहे थे यूरोप में और अमेरिका।
तो तमाम गरीब देशों पर दबाव डाल रहे थे। अटल जी ने पहला काम ये किया कि दूध उत्पादों को OGL में, ओपन जनरल लाइसेंस, यानी उन पर कोई आयात निर्यात शुल्क नहीं होगा, उसके तहत कर दिया गया। बड़ी तादाद में स्किन मिल्क पाउडर देश में विदेशी कंपनियों का आने लगा और इस तरीके से हमारे यहाँ के जो डेयरी उद्योग हैं वो हमारे यहाँ के उनसे सस्ते में उन्होंने बेचना शुरू किया। तो हमारे यहाँ की जो डेयरियाँ बेच रही थी उनके लिए खतरा पैदा हुआ, संकट में फंसी, कुछ बंद हो गई, कुछ दूसरे तरीके अपनाने लगे। ये रास्ता दूध उद्योग को ठप करने के लिए किया गया। और आप जानते हैं कि उत्तरी भारत के बहुत बड़े हिस्से में किसान जनता का आमदनी का दूसरा जो साधन है वो पशु पालकर दूध उत्पादन ही है। खेती के बाद दूसरा साधन है। इस पर भारी चोट की गई। ये काम अटल सरकार ने किया। उसी तरीके से इस सब को खोल देने से हमारा वनस्पति उद्योग भी तबाह हुआ। जो वनस्पति घी बनाया जाता था वो पूरे देश में 205 कंपनियां थीं। उन 205 कंपनियों में से अटल जी के रहते रहते ही 105 कंपनियां बंद हो गईं। 100 कंपनियां खाली चलती हुई रह गई। इस तरीके से हमारे इस उद्योग को खत्म किया गया। और यही नहीं किया गया, एक बड़ा खेल जो बीच में हुआ वो हमारे सामने एक बड़ी तस्वीर पेश करता है। अटल जी जैसे ही 1998 में जैसे पहली बार गद्दी पर बैठे, तैसे ही मालेगांव में मीटिंग बुलाई गई और इस मीटिंग में जो हम बता चुके हैं, इस मीटिंग में 300 के करीब विदेशी कंपनियों के डायरेक्टर और मैनेजर आए। उनसे अटल जी ने सीधा उनको न्योता दिया और ये कहा, हम कब से भाजपा इंतजार कर रही थी आप लोगों को हिंदुस्तान की खेती में आमंत्रित करने के लिए। और ये वायदा भी किया कि जो कुछ भी खेती में निवेश के लिए आपके सामने बाधा होंगी उन बाधाओं को हम दूर करेंगे। ये पहला आश्वासन दिया। खाली आश्वासन तक बात नहीं थी, उन्होंने इस सिलसिले में काम भी शुरू कर दिया। पहली बार खेती के बजट को घटाया गया। 98-99 का बजट जो पेश किया गया उसमें 52,000 करोड़ के जो पिछले साल में बजट था खेती का उसको घटाकर 33,000 करोड़ कर दिया गया। ये पहला चोट था हिंदुस्तान की खेती पर। सरकारी खजाने से जो खेती को मदद होती थी, जो खेती में निवेश सरकारी निवेश किया जाता था, पैसा लगाया जाता था, मदद की जाती थी, उसमें भारी कटौती कर दी गई। और ये इसके लिए किसी और की जरूरत नहीं है। उस समय के कृषि मंत्री सोमपाल शास्त्री ने वित्त मंत्री को पत्र लिखा और पत्र में ये कहा कि ये जो धनराशि 33,000 करोड़ की बजट में रखी है, ये आज की जरूरतों के मुकाबले बहुत कम है और खास तौर से जो खेती में उपादान है उनकी लागत बढ़ गई है, इसलिए ये और भी कम हो जाएगी। इसी तरीके से दूसरा काम जो बहुत ही खतरनाक था और जो ये सिद्ध करता है कि कोई हिंदू का तिलक, मुसलमान का तिलक लगाने से हिंदू और मुसलमान नहीं हो जाता है। उनके कारनामे बताते हैं कि वो कौन है। उस समय के कृषि मंत्री सोमपाल शास्त्री ने
नई कृषि नीति का एक मसौदा तैयार किया सरकार के प्रधानमंत्री के कहने पर, और इस मसौदे को तैयार करके प्रधानमंत्री कार्यालय में भेजा। अटल जी प्रधानमंत्री थे और इस मसौदे को प्रधानमंत्री कार्यालय ने लौटा दिया, और उस पर जो टिप्पणी की वो आज भी आपको मिल जाएगी। उस पर यह टिप्पणी दी गई कि इस मसौदे में खेती के अंदर कॉरपोरेट टच की उपेक्षा की गई है। आप देख सकते हैं इनका जमीर आजादी से लेकर पहले से लेकर अब तक किस तरीके से बहुराष्ट्रीय कंपनियों, विदेशी पूंजी के पक्षधार बनकर खड़े रहे हैं। साथियों, यही नहीं किया गया। आज खाली अटल सरकार का सवाल नहीं है, क्योंकि कांग्रेस जो उस समय उन नीतियों को लागू कर रही थी, जो खेती में राज्य के समर्थन से खेती को आगे बढ़ाने की नीति थी, आते आते इंदिरा जी की हत्या के बाद, राजीव गांधी की हत्या के बाद ये जो नीतियां की जिनसे खेती में तरक्की हुई हरित क्रांति के दौर में, ये धीरे 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 करके एक एक करके ये सारी रियायतें वापस ले ली गई और खेती को निजी पूंजी के हवाले छोड़ दिया गया। और इसमें सबसे बड़ा अपराध अटल सरकार ने किया, उससे पहले नरसिंह राव सरकार ने किया, मनमोहन सरकार ने किया। निवेश खेती में मैंने बताया किस तरीके से कम कर दिया गया। उस समय निवेश बढ़ाया गया था, सरकारी समर्थन दिया गया था हरित क्रांति के दौर में, उसको कम कर हटा दिया गया। दूसरा, कृषि सब्सिडियों में कमी की गई। नरसिंह राव सरकार के आते ही, जब तक दंगल प्रस्ताव पर भी हस्ताक्षर नहीं हुए थे, उससे पहले डीएपी और यूरिया के दामों में भारी बढ़ोतरी की गई, सब्सिडी में कटौती की गई। इसी तरीके से साथियों, सरकारी खरीद जारी तो रही, लेकिन उसके खरीद फरोख्त में आमतौर पर कमी की जाती रही। वही काम जो किसानों को मदद करने के लिए जो किया गया था, उसको धीरे 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 उसमें कटौती की गई। उस समय का परचेजिंग का जो सवाल था सरकारी खरीद का, वो बहुत कारगर तरीके से किया गया, भंडार भरकर रखे गए और राशन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए आम गरीब जनता को सस्ते में, वो जैसा हम बता चुके हैं, उपलब्ध कराया जाता था। उसमें दोनों साइड में कटौती की गई, किसानों के साथ भी और जो उपभोक्ता है उसके साथ भी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भारी कटौतियां की गई, तरह तरह से उसको किया गया, ये किया गया। साथियों, उसी तरीके से शोध संस्थानों में, जो खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है, शोध संस्थानों के बजट में कटौती कर दी गई। जो हमारे कृषि शोध संस्थान हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान की खेती को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल अदा किया, उसमें कटौती कर दी गई और हालत यहाँ तक पहुँच गई कि विदेशी कंपनियाँ उनको छूट देने लगे, वो शोध में आने लगी। कृषि शोध के और इसके उनके यहाँ कार्यालय और उनके लैब खोले जाने लगे। खुद अटल सरकार ने इजराइल को, जो अमेरिका का पिट्ठू मुल्क है, उसके एक कंपनी को दिल्ली में ही कृषि का
शोध कार्य के लिए 15 हेक्टेयर जमीन दिल्ली में दी गई और उसके शोध संस्थान को स्थापित किया गया। उसी तरीके से पेप्सी को फूड कंपनी को पंजाब के अंदर उसके शोध संस्थान स्थापित किए गए। उसी तरीके से मॉन्सेंटो और यूनिलिकर जो कंपनी है उसके लिए बंगलोर में उनकी जीएम टेक्नोलॉजी के लैबोरेटरियां स्थापित की गई। तो हमारे पूसा, पंतनगर और दूसरे हिसार और तमाम जो हमारे दक्षिणी भारत के यहाँ के तमाम देश भर के जो सरकारी शोध संस्थान हैं, इनके लिए बजट में कटौती की गई। यहाँ के साइंटिस्ट परेशानी में पड़ गए, चिंता में पड़ गए, कुछ ने आत्महत्या भी की और अकेले 98 से लेकर 99 तक ही 292 साइंटिस्ट हमारे सरकारी शोध संस्थानों को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले गए, इस्तीफा दे गए या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के इसमें चले गए। और उस समय का एक बहुत तगड़ा व्यंग यूएन का जो संगठन है यूनिसेफ, उसका एक कमेंट भारत के बारे में याद रखने लायक। उस समय उसने कमेंट किया था कि भारत में 5000 बच्चे प्रतिदिन कुपोषण से मर रहे हैं, लेकिन भारत का फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट कुत्ते और बिल्लियों के आहार बनाने के लिए पानी की तरह पैसा बहा रहा है। यानी हमारे साइंस के शोध, ये विकास जो कार्यक्रम है, इनसे ध्यान हटाकर हम नए बीजों की खोज नहीं करेंगे, हम नई टेक्नोलॉजी की कृषि में खोज नहीं करेंगे और वैज्ञानिकों को काम दे दिया गया कि आप अमीर लोगों के कुत्ते और बिल्लियों के लिए आहार बनाएंगे, उसकी खोज करेंगे। ये हमारे शोध संस्थानों का हाल बना दिया गया। और इसी तरीके से उस समय के पेटेंट कानून को बदल दिया गया। यानी जिस पेटेंट कानून के जरिए हमारे देश के अंदर हम दुनिया भर के बीजों के दूसरी विधि से बनाकर अपनी पैदावार को बढ़ा रहे थे, दूसरी कंपनियों के द्वारा खोजे बीजों को, ये छूट हमारे वस्तु के पेटेंट को हमारे कानून में खत्म कर दिया गया था, जैसा हम बता चुके हैं। लेकिन फिर से लगातार कोशिश होती रही इस पेटेंट कानून को बदलने के लिए। जो भी सरकार गद्दी पर आई, उदारीकरण की नीतियों के चलने के बाद वो इस पेटेंट कानून को प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट टू राइटर के तहत इसको बदलने का कोशिश करती रही और आखिर में इस कानून को बदल दिया गया, मनमोहन सरकार के द्वारा बदल दिया। इसका नतीजा क्या निकला? यानी जिस पर वस्तु के पेटेंट पर रोक थी, फिर से वस्तु का पेटेंट लागू कर दिया गया। ये कौन लोग हैं? इसके जरिए सस्ती दवाएं उपलब्ध हुई, 72,000 दवा कारखाने बने देश के अंदर और कृषि में नए नए बीजों का विकास हुआ। इस सब पर रोक लगाने वाले ये किस तरीके से हमारे देश के रहनुमा बने हुए हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा। यहां खुद तिलक कैसा ही लगा लें, कोई हिंदू होने का तिलक लगाता है, कोई किसान मसीहा होने का तिलक लगाता है, कोई बहुत बड़ा अर्थशास्त्री होने का तिलक लगाता है, लेकिन नतीजा क्या निकल रहा है कि हमारे देश की गरीब जनता, किसान और मजदूर, आम जनता और हमारे देश का विकास, इस सब के दुश्मन के रूप में ये शामिल आपने अपने अमल से ये सिद्ध किया है कि भारत देश के साथ और देश की जनता के साथ ये दुश्मनी के काम किए गए।
पेटेंट कानून को बदल दिया गया। उसका नतीजा ये निकला, दवाओं के दाम एक साथ बहुत बढ़ गए। वही चीजें होती रही साथियों, इस तरीके से हमारे जितने भी हरित क्रांति के दौर में जो भी खेती में कानून बनाए गए, उनको धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश की गई। जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके सस्ते कर्जे जो उपलब्ध कराए गए, वो फिर से बैंकों के निजीकरण की शुरुआत हो गई। हम आगे बताएंगे। इस तरीके की कोशिशें की गई साथियों, और नतीजा हमारे सामने है। किसानों की आत्महत्या का दौर शुरू हो गया, और इसमें यहीं तक बात सीमित नहीं थी। आप देख सकते हैं कि इस पूरे दौर में एक नई तरीके की स्थितियां पैदा हुई, और खुद जो कुछ समाजवादी अवधारणाएं, उन समाजवादी अवधारणाओं का किस तरीके से अपहरण कर लिया गया। उदाहरण के लिए, यहां जो लेसिस-फेयर का सिद्धांत था, यानी पूंजी को स्वतंत्र छोड़ दे, बाजार को स्वतंत्र छोड़ दो, उस पर कोई अंकुश ना लगाओ, ये पहले सिद्धांत था। लेकिन धीरे धीरे, खासतौर से सोवियत क्रांति के बाद, पूरी दुनिया में पूंजीवादी देशों में भी बाजार पर कुछ अंकुश लगाने के नियम पैदा हुए, अंकुश लगाए गए। ये समाजवादी अवधारणा थी, लेकिन इसका किस तरीके से अपहरण किया गया, आप इसको भारत में देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, सबसे पहला नियमन आयोग, रेगुलेटरी कमीशन, बिजली के अंदर बनाया गया। चूंकि बिजली को सेठों के हवाले करना था, विदेशी देशी कंपनियों के हवाले करना था, विश्व बैंक की योजना थी, बिजली सुधार कार्यक्रम लागू करो, उसके तहत ये सब किया गया। विश्व बैंक कर्जा देता था, और कर्जा देने का काम खाली केंद्र सरकार तक सीमित नहीं रहा, उसने राज्यों को सीधा कर्जा देने का सिलसिला शुरू किया। और कुछ केंद्र सरकार ने राज्यों पर दबाव डालकर, हम केंद्र की तरफ से तभी आपको पैसा उपलब्ध कराएंगे योजनाओं के लिए, जब आप बिजली सुधार कार्यक्रम जारी रखेंगे, उन्हें लागू करेंगे। इसके लिए बाकायदा योजना भी विश्व बैंक ने बनाकर दी। और इसमें किस तरीके की योजना बना के दी कि जिन्होंने भी बड़ा काम किया था, राज्य बिजली बोर्ड, जिन्होंने बिजली को देहात तक पहुंचाने में, आम आदमी तक पहुंचाने में, सस्ती बिजली उपलब्ध करने में यहां तक काम किया, उनको भंग करने का सिफारिश, निर्देश, एक तरीके से कहना चाहिए, विश्व बैंक ने दिया। उसके इशारे पर केंद्र सरकारें काम करती रहीं। तो इन बिजली बोर्डों को भंग करके नियमन आयोग गठन करने का फैसला किया गया। और आप ताज्जुब करेंगे, पहले से शुरुआत हो रही थी, बीजेपी और कांग्रेस दोनों इस नियमन आयोग को लागू करने के लिए एक बार तो संसद में दोनों ने एक साथ मतदान किया, तब भी नहीं हुआ। तो मोर्चा सरकार के समय, गुजराल सरकार के समय, 14 अगस्त 1997 गुजराल सरकार ने बिजली में नियमन आयोग का ये प्रस्ताव संसद में पेश किया। तो उसे चलता रहा, शुरुआत हो गई सुधारों की। और किस तरीके से आज ये नियमन आयोग बना दिया गया। और नियमन आयोग की शर्त क्या है? केंद्रीय बिजली नियमन आयोग, 5 लोग उसमें होंगे। इनको ये अधिकार होगा, इनको कोई चुनी हुई सरकार हटा नहीं सकेगी। इन पर महाभियोग चलकर ही इनको चलाकर ही इनको हटाया जा सकता है। इस तरीके से उनकी कानूनी सुरक्षा कर दी गई और उनको
ऐसे लोगों को इन नियमन आयोगों में चुना जाने लगा जो उन कंपनियों के इशारे पर नाचते थे। इसलिए जो हमारे बिजली बोर्ड थे इनको धीरे धीरे खत्म किया जाने लगा और नियमन आयोग के ऐसे अधिकार देकर अर्ध न्यायिक संस्था के रूप में उसको बना दिया गया। न्यायिक अधिकार भी उसको हासिल करा दिए गए और इन तमाम बिजली बोर्डों को खत्म किया गया और उसमें नौकरशाहों को इसमें जगह दी गई। तो साथियों, एक के बाद एक राज्यों में बिजली बोर्डों को भंग किया गया। तमाम सरकारें इसमें शामिल थी। सबसे पहले उड़ीसा का बिजली बोर्ड भंग किया गया और वहां की बिजली एक निजी कंपनी को, अमेरिकन कंपनी को दी गई। और ये अमेरिकन कंपनी, जब आप जानते हैं कि आपने उस समय सुना होगा उड़ीसा में भयंकर तूफान आया था, सारे तार खंभे और सब बिजली ठप हो गई, तमाम जो ढांचा था वो डिस्टर्ब हो गया। जब उसको ठीक करने का बोला गया तो बिजली ने कंपनी, जो अमेरिका की बिजली कंपनी थी, उसने सवाल कर दिया कि हम ये नहीं कर सकते, चूंकि हम तो बीमा करना भूल गए थे, इसलिए पहले हमारे बीमा कराइए, तब जो है हम इनको सबको ठीक करेंगे, तमाम बिजली घरों को, तमाम लाइनों को हम तब ठीक कर पाएंगे। ये साथियों, इस तरीके का काम शुरू हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश का बिजली बोर्ड 14 जनवरी 2000 को, जब राम प्रकाश गुप्ता बीजेपी के मुख्यमंत्री थे, उस समय उसको खत्म किया गया। और बिजली बोर्ड जब भंग किया गया, इनको बहुत देवता बोलते हैं, बहुत ईमानदार बोलते हैं, लेकिन आप खुद अंदाज लगा सकते हैं कि उस समय विधान परिषद में एक सवाल रखा गया था। जब बिजली बोर्ड को कंपनियों के हवाले करने का सवाल चल रहा था, तो उस समय एक सवाल रखा गया था एक विधायक के जरिए कि बिजली बोर्ड की कुछ परिसंपत्तियां की कीमत कितनी है, कुल जो संपत्ति है उसकी कितनी की है। तब उस समय मंत्री के द्वारा दबाव दिया गया, 2 लाख करोड़ की ये संपत्ति है। लेकिन साथियों, जब उत्तर प्रदेश के बिजली बोर्ड को भंग किया गया और उस समय इसकी जो बुक वैल्यू दर्शाई गई वो मात्र 15,000 करोड़ की दर्शाई गई। यानी अब अगर निजी क्षेत्र को ये बिजली दी जाएगी, वे बिजली ये सारी चीजें दी जाएंगी, हमारे बिजली बोर्ड उनके हवाले किए जाएंगे, 15,000 करोड़ उसकी, मात्र 2 लाख करोड़ की जगह मात्र 15,000 करोड़ उसकी बुक वैल्यू दर्शाई गई। उसके बाद बहन जी की, मायावती जी की सरकार आई और उस सरकार के समय आते ही उसने पहला काम यह किया कि उस समय भाजपा सरकार इस बिजली बोर्ड की, बिजली विभाग की, उत्तर प्रदेश की ज्यादा बुक वैल्यू दर्शा गई थी। इसकी बुक वैल्यू मात्र 8,000 करोड़ है। और आप ताज्जुब करेंगे साथियों, उस समय बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की जो कीमत, जो बकाया था बिजली बोर्ड पर बकाया, वो 9,000 करोड़ था और बहन जी कह रही थी इसकी कुल परिसंपत्ति 8,000 करोड़ है, लेकिन वो कर नहीं पाए। उसके बाद मुलायम सिंह जी की सरकार आई और उन्होंने आते ही एक नया खेल शुरू हुआ। उनके आते कंपनियों ने कहना शुरू किया कि हम तो उत्तर प्रदेश के बिजली बोर्ड में अगर आते हैं इसको संभाल लें तो हम तो कबाड़ को संभालेंगे, इसलिए इसकी कोई बुक वैल्यू रखने का तो सवाल ही नहीं है। इसकी जगह उल्टे 15,000 करोड़ का एक विशेष कोष निर्धारित किया जाए, कोष बनाया जाए, अगर इसमें हमें घाटा आता है तो उस घाटे की पूर्ति की जाएगी। मुलायम सिंह सरकार इसके लिए तैयार हुई। यही नहीं, एक बड़ा सवाल आज भी और उस समय अटल जी के सामने बड़ी चीज एक मीडिया के द्वारा प्रचारित की जा रही थी, इनके तो आगे पीछे कुछ नहीं है, ये किसके लिए करेंगे? अटल जी किसके लिए करेंगे? आज मोदी जी के लिए कहा जाता है, ये किसके लिए करेंगे?
लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं किस तरीके से जाते जाते जो सरकार जा रही थी, उस समय इनकी पहली बार जो बनी थी वो सरकार गिर गई थी। बीच में से बहस को छोड़कर आए और एनरॉन को, जो अमेरिकन कंपनी थी, बिजली क्षेत्र में आई थी, उसको महाराष्ट्र में काउंटर गारंटी की गई और इनकी महाराष्ट्र की सरकार ने जो 2 रुपया यूनिट की बिजली बेच रही थी, उसको उसके मुकाबले एनरॉन ने 6 रुपये यूनिट बिजली बेचने की छूट दी गई। इसके लिए काउंटर गारंटी की गई साथी।